हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने आए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि ये आपके सीएफआर के अंदर एक बिजनेस कॉम्बिनेशन और एक कंसोलिडेशन, ये आपके सीएफआर के अंदर 40% मार्क्स कवर करता है। ये बात अलग है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हमारे लिए बहुत आसान रहता है, तो बस वही वाला चैप्टर हम आज करने वाले हैं। मतलब हमारा वो जो 40 मार्क्स कवर करता है उसमें कंसोलिडेशन के अलावा वाला जो पार्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, वो बहुत बहुत ज्यादा इजी होता है और एक अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन उससे बन सकता है। तो अपने को क्या करना है, इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत ज्यादा नंबर आपको देने वाला होगा। तो चलिए, अच्छा सर, इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। चलो देखो, वन बाय वन इसकी थीम समझते हैं। आखिर बिजनेस कॉम्बिनेशन के आपके दिमाग में क्या होता होगा? बिजनेस कॉम्बिनेशन जब हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर बोला जाए तो देखिए, हमारे दिमाग में तो ये आता है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया होगा, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया होगा, बिल्कुल। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई, बिल्कुल। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल ही क्या आता है कि भाई देखो, ये ए लिमिटेड है और ये इसने क्या किया, इसने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। ओके, या यूं कहें दोनों कंपनी मर्ज हो गई, तो आप पढ़ते थे ऐसा, मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया, बिल्कुल। तो क्या सर यही बिजनेस कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल, ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ये भी से क्या मतलब है सर? और क्या बिजनेस है? बिजनेस कॉम्बिनेशन है। तो ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड, ये तो हुआ ही हुआ। प्लस और क्या होगा? ए लिमिटेड ने, कभी आपने सुना है ऐसा भी हो सकता है, ए लिमिटेड ने डी लिमिटेड की शेयर कैपिटल का मोर देन हाफ एक्वायर कर लिया। तो ए लिमिटेड एक्वायर्स कंट्रोल ओवर बी लिमिटेड। कैसे? एक्वायरिंग, मान लेते हैं मोर देन हाफ में 60% इक्विटी शेयर्स, 60% इक्विटी शेयर्स आपने एक्वायर करके क्या कर लिया है, बी लिमिटेड में क्या कर लिया, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। क्या ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल, ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आएगा। और अब ऐसे केस में जब कंट्रोल एक्वायर कर लिया जाता है तो आप सबको पता है कि भैया ये होता है होल्डिंग कंपनी, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी बोल दो, होल्डिंग कंपनी बोल दो, और इसको बोला जाता है क्या, सब्सिडियरी कंपनी। ओके, और इन कंपनीज को आपस में क्या कहेंगे सर? ग्रुप कंपनीज। क्या बोला जाएगा? ग्रुप कंपनीज। ओके सर। तो सर इसका मतलब हम इस चैप्टर में ये दोनों बातें पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, हम ये दोनों बातें पढ़ने वाले हैं। अब क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होगी, क्या क्या चीजें कंसिडर होगी? सब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, कंट्रोल एक्वायर कर रही है, तो क्या क्या चीजें होती है? सर देखो, कंट्रोल कौन एक्वायर कर रहा है, कंट्रोल किस पर एक्वायर किया जा रहा है, एक्वायर करने का डेट क्या है, जिस दिन एक्वायर किया गया उस दिन उस कंपनी की नेट एसेट क्या थी, उस नेट एसेट के बदले इस एक्वायरर कंपनी ने पीसी कितना दिया, ज्यादा दिया कि कम दिया, ज्यादा दिया तो गुडविल हुआ, कम दिया गेन हुआ। ओके, ये सारी बातें इस दिन की जाएगी। और एक्वायर कर तो लिया, तो एक्वायर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्वायर करने के बाद इन दोनों का बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट होगा, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। ओके सर, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इंडियाज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंडियाज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले का, अ बिजनेस कॉम्बिनेशन is a transaction in which acquirer obtain control of the another business by acquiring its net assets or acquiring its significant equity interest। या तो net asset acquire करके या उस कंपनी के अंदर क्या कर लो, significant equity interest, मतलब आप कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लो। ओके सर,
जैसा कि हमने देखा था, एज सच टू एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के लिए अपने को दो एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, एक तो एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी। क्या बोला? एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी। ओके सर, कंट्रोल एक्वायर होना चाहिए। अब चाहे आप पूरी एसेट खरीद के करो, चाहे मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स खरीद करके करो। और एक्वायरी इज अ बिजनेस, और जिसको आप खरीद रहे हो, जिसको पर आप अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहे हो, वो बिजनेस होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि, है ना, कि केवल वो एक एसेट्स का कॉम्बिनेशन है, दो चार एसेट्स आपने खरीद ली और कह दिया वाह मैंने बिजनेस एक्वायर कर लिया, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, वाह आज तो मैंने बहुत क्रेजी कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। तुमने बिजनेस एक्वायर करने के लिए सामने वाले का बिजनेस होना चाहिए। सर बिजनेस है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, बात करेंगे। तो एक तो कंट्रोल होना चाहिए, एक्वायर आपने क्या किया, कंट्रोल एक्वायर किया। दूसरा क्या होना चाहिए, सामने वाले के पास बिजनेस होना चाहिए। तो बातें करते हैं, पहले वन बाय वन देखो। पहले बात करते हैं, उसी एग्जाम्पल को मैं यहां पर लिखवा देता हूं तुमको। देखो, मान लो यहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर एक्वायरी ओके सर। सर ये एक्वायरर क्या है, एक्वायरी क्या है, ओवर एक्वायरीज बिजनेस। जैसे कि हमने बात किया था क्या, कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर कैपिटल का मोर देन 50% एक्वायर कर लिया। ओके, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द एक्वायरीज बिजनेस। कैसे? दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। या तो क्या कर ले, बाय एक्वायरिंग मोर देन बाय एक्वायरिंग मोर देन 50% स्टेक, मोर देन 50% स्टेक। या फिर क्या कर ले, बाय एक्वायरिंग क्या कर ले, उसका बिजनेस पूरा एक्वायर कर ले, उसका अब वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाय एक्वायरिंग ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, all assets and liabilities of एक्वायरी। ओके, तो या तो क्या कर ले, 50% से ज्यादा कंट्रोल एक्वायर कर ले, या फिर क्या कर ले भैया, एक्वायरी कंपनी का एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्वायर कर लिया जाए। सर एग्जाम्पल में जैसे कि हमने देखा था, फर्स्ट ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड। ओके, तो सर ये तो क्या हो गया, ये तो परचेजिंग कंपनी हो गया, और ये वेंडर हो गया, राइट। तो एक तो एक्वायरर हो गया, स्लैश करके लिख सकते हो एक्वायरर, और दूसरा क्या हो गया, एक्वायरी। सब बाजू में लिख देगा। परचेजिंग कंपनी कह दो या एक्वायरर कह दो, और वेंडर कंपनी बोल दो चाहे
एक्वायरी बोल दो। ओके सर, परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी। नाउ अब क्या होगा सर यहां पर, और कोई एग्जांपल सर? बिल्कुल। सेकंड नंबर, ए लिमिटेड ने क्या किया? कंट्रोल एक्वायर किया। ए लिमिटेड ने क्या किया? बी लिमिटेड पर कंट्रोल एक्वायर किया। ओके, एक्वायर्स कंट्रोल। अब कंट्रोल की डेफिनेशन हम इंडेक्स 110 में पढ़ेंगे, बट अभी कंट्रोल मतलब सिंपली 50% से ज्यादा एक्वायर किया, दैट इज कंट्रोल। ओके, तो ए लिमिटेड क्या बन गया सर? ए लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी एंड बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी। बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी। पेरेंट कह दो या एक्वायरर कह दो, और सब्सिडी कह दो चाहे एक्वायरी कह दो। ओके, क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक मामला क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। ओके, नाउ आगे बढ़ते देखो। फर्स्ट पार्ट, अगर आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो मोर देन 50% स्टेक बाय एक्वायरिंग मोर देन 50% स्टेक। अगर आप 50% से ज्यादा स्टेक एक्वायर करते हैं किसी कंपनी में, तो क्या हो जाएगा सर? एक कंपनी तो बन जाएगी पेरेंट कंपनी और दूसरी कंपनी बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। बिल्कुल, तो एक होगा पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी बोल दो, या एक्वायरर बोल दो। ओके, या होल्डिंग कंपनी बोल दो, या परचेजिंग कंपनी बोल दो। ओके, इधर सब्सिडियरी कंपनी या एक्वायरी। बार बार लिख रहे हैं ना सर अपन एक्वायरर एक्वायरी? बिल्कुल, बार बार क्यों लिख रहे हैं सर? याद हो जाए, याद हो जाए तुमको। तो एक पेरेंट कंपनी और दूसरी सब्सिडियरी कंपनी है। अब होगा क्या सर, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की शेयर कैपिटल का मोर देन 50% एक्वायर कर लिया, तो मुझे बताओ क्या ये बी लिमिटेड बंद हो जाएगी? क्या ये बी लिमिटेड बंद हो जाएगी? नहीं सर, बी लिमिटेड चलती रहेगी। तो ए लिमिटेड भी चल रही है, बी भी चल रही है। बिल्कुल, ए लिमिटेड भी अपना बिजनेस कर रही है, बी लिमिटेड भी अपना बिजनेस कर रही है। बस ए ने क्या किया, बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल का 50% से ज्यादा एक्वायर कर लिया है। ओके सर, नाउ ए इज पेरेंट कंपनी एंड बी इज सब्सिडियरी कंपनी। नाउ इसका मतलब सर दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे? बिल्कुल, दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। तो सब्सिडी कंपनी क्या करेगी? एज यूजुअल अपना जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, एज यूजुअल जैसा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती आई है वैसा बनाती आएगी। एज यूजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाते आ रहे हैं वो बनाएगा। इस पर यहां पर इंड एस 103 अप्लाई नहीं होगा। मैं ये जो इंड एस 103 पढ़ा रहा हूं वो यहां सबसे कंपनी के बुक्स में हमको अप्लाई नहीं करना है। इंड एस 103 डज नॉट अप्लाई। इंड एस 103 अप्लाई नहीं होगा। ओके सर, तो पेरेंट कंपनी पे होगा? बिल्कुल, पेरेंट कंपनी पे होगा। पेरेंट कंपनी को क्या करना होगा? पेरेंट कंपनी को क्या करना होता है, यहां पर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होंगे। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होंगे सर, दो बुक्स तैयार करनी होगी। हाँ, यहाँ पे अब इसको दो बुक्स तैयार करनी होगी। एक तो इसका अपना खुद का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तो इसका खुद का अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस 27।
एज पर इंडियस 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने पढ़ रखा है, जान रखा है नॉर्मली, जो बैलेंस शीट होती है, जो पीएनएल होते हैं, वही नॉर्मल वाला। ओके, इंडेक्स 27 में उसका फॉर्मेट बता रखा है ना। और क्या करना होगा सर, और क्या करना होगा, इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा। सर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये पेरेंट कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी के डेटा को इंक्लूड करते हुए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा। ओके सर, और इसमें भी दो बातें होंगी, एक तो जिस दिन एक्वायर किया है उस दिन, एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट को बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक क्या बनेगा, एट ईच ईयर एंड, एट ईच ईयर एंड। ओके सर, तो जो आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें एंट्री क्या करोगे आप, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे उसमें आप एंट्री क्या करेंगे। सर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो नॉर्मल एंट्री है, आज अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं, वही एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर आप पेरेंट कंपनी जब सब्सिडी कंपनी में कंट्रोल एक्वायर करती है, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में कंट्रोल एक्वायर करती है, जब उनके बीच में रिलेशन हो जाता है पेरेंट और सब्सिडी कंपनी का, तो एक तो उसका जो नॉर्मल बुक्स चला रहा है उसमें क्या एंट्री किया जाएगा सर, उसमें एंट्री किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंपली इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी डेबिट टू, जो भी आप पीसी दे रहे हैं, जो भी आप पीसी दे रहे हैं, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, पीसी में कैश भी दिया जा सकता है, शेयर्स भी दिए जा सकते हैं, एंड वॉट एवर कुछ भी दिया जा सकता है। तो जो भी पीसी होगा लिख दिया जाएगा, टू कैश और बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह। ओके सर, अब हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सर, हम जो पढ़ रहे हैं सर इंडेक्स 103, वो कब अप्लाई होगा, और वो हमें जो कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है, पेरेंट कंपनी जब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल एक्वायर कर रही है तो उसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करने होंगे। मतलब पेरेंट कंपनी को सब्सिडी कंपनी के साथ मर्ज करते हुए, डेटा को मर्ज करते हुए हमें क्या करने होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होंगे। तो उसके लिए एक्विजिशन डेट, जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर किया है, जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर किया है उस दिन को डेटा को कंबाइंड करते हुए हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। और यही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशन, इसके रिगार्डिंग एंट्रीज एडजस्टमेंट सब कहां पे होगा, इंडेक्स 103 में। मतलब सर हमको ये वाला पार्ट पढ़ना है, इंडेक्स 103। तो सर ये जो हर साल के एंड में बनेगा, वो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हर साल के एंड में बनेगा, वो कहां डिस्कस करेंगे, वही हमारा अगला चैप्टर इंडेक्स 110, वही है हमारा अगला चैप्टर इंडेक्स 110। ओके, समझ में आया यहां तक, मैं वापस बोलता हूं क्या सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में सिंपली द एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द एक्वायरीज बिजनेस, बिजनेस होना जरूरी है, ठीक है ना, बिजनेस होना जरूरी है। सर फिर इसको है ना ऐसा आप ग्रीन कलर में डाल दीजिए, बिजनेस होना जरूरी है। अब ये कंट्रोल कैसे एक्वायर किया जा सकता है, अब ये कंट्रोल कैसे एक्वायर किया जा सकता है, सर कंट्रोल एक्वायर करने के दो तरीके हो गए, कंट्रोल एक्वायर करने के दो तरीके हो गए, या तो आप 50% से ज्यादा इक्विटी इंटरेस्ट खरीद लो, या फिर आप उस कंपनी को पूरा ही खरीद लो, मतलब अब वो सामने वाला कंपनी का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, बाय एक्वायरिंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, जितनी भी एसेट्स है लायबिलिटीज है सब आप परचेज कर लिए। ओके जी, और शेयर होल्डर्स का जितना पेमेंट बनता है उनको उनको पेमेंट कर दिया। ओके, तो मैंने एग्जांपल में लिख दिया भैया, दो तरीके से हो सकता है, या तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, दूसरा ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कंट्रोल एक्वायर किया, एक्वायर कंट्रोल ओवर बी लिमिटेड। कैसे, बाय एक्वायरिंग इक्विटी इंटरेस्ट, by acquiring
इक्विटी इंटरेस्ट, ओके जी, बाय एक्वायरिंग इक्विटी इंटरेस्ट, डन, ठीक है सर। अब फिर मैंने बात किया कि अगर आप 50% से ज्यादा एक्वायर कर लेते हैं, अगर आप 50% से ज्यादा एक्वायर कर लेते हैं तो क्या होगा, एक पेरेंट कंपनी होगा, एक सब्सिडी कंपनी होगा। तो सब्सिडी कंपनी की बुक्स की हम यहां पर अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं, वो एज यूजुअल जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती आ रही है वो वैसा ही बनाती आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर उसके क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अरे सब्सिडी कंपनी के ने ऑलरेडी शेयर इश्यू कर रखे हैं, डी लिमिटेड ने ऑलरेडी शेयर इश्यू कर रखे हैं, रामू शामू मोहन सोहन रीता सीता गीता पता नहीं किस किस ने शेयर ले रखे हैं। अब उनके बजाय शेयर किसने ले लिए? अब शेयर सर ए लिमिटेड ने ले लिए, पेरेंट कंपनी ने ले लिए। ओके, तो सब्सिडी कंपनी को क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी एक बंदे ने शेयर बेचकर किसी दूसरे बंदे ने शेयर खरीद लिया तो कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सब्सिडी कंपनी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज यूजुअल जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता आया है अभी भी बनता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर इंड एस 103 अप्लाई नहीं होता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। इंड एस 103 हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, सब्सिडी कंपनी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं है, नॉर्मल अकाउंटिंग है। सब्सिडी के अंदर कोई एक्विजिशन का एंट्री नहीं करना है। पेरेंट कंपनी की बुक्स में करना है, बिल्कुल पेरेंट कंपनी की बुक्स में करना है सर, एक्वायरर की बुक्स में करना है। पेरेंट कंपनी की बुक्स में क्या होगा, एक उनका नॉर्मल जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसा आज तक पेरेंट कंपनी बनाती है ये वैसा बनाएगी, और उसमें क्या शो करेगी कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, और इस इन्वेस्टमेंट के बदले में मैंने कैश दिया है, शेयर्स दिए हैं, डिवेंचर्स दिए हैं, या और कोई कंसिडरेशन हमने पे किया है। साथ ही साथ क्या करना होगा, स्पेशल क्या है, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर पेरेंट कंपनी को सब्सिडी कंपनी के को मर्ज करते हुए, उनके डेटा को मर्ज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने होंगे, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा सर? एक तो जिस दिन एक्वायर किया है, कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन, दैट इज एक्विजिशन डेट, और फिर हर साल जब तक कंट्रोल रहेगा तब तक हर साल आपको ईच ईयर एंड, हर साल के एंड में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा। एक्विजिशन डेट के दिन जो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे वो इंड एस 103 में कवर है, और हर साल के एंड में जो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, वो इंड एस 110 में कवर है। क्लियर है वाली चीज? पता चला दोनों चैप्टर का? हाँ सर पता चल गया। ओके सर, ये सीएफएस एसएफएस इनकी फुल फॉर्म लिखवा देते हैं। हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। एसएफएस मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। स्टैंड अलोन, खुद का बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी फॉर कंसोलिडेटेड, कंबाइंड है ना, मिलाकर सी फॉर कंबाइंड, नाम क्या जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डन। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हमने बात कर लिया बाय एक्वायरिंग मोर देन 50% स्टेक। नाउ दूसरा क्या, दूसरा क्या कर रहे हो सर, बाय एक्वायरिंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बाय एक्वायरिंग all assets and liabilities, all assets and liabilities। जब आप दूसरा कंपनी का, किसी कंपनी का क्या कर लो, सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्वायर कर लो, और अब वो कंपनी जिसका बिजनेस आपने एक्वायर किया है, जिसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने एक्वायर की है, वो क्लोज हो रही है, बंद हो रही है। ओके सर, तो इसमें भी वही दो बातें, एक परचेजिंग कंपनी और एक सेलिंग कंपनी। अभी हम पेरेंट और सब्सिडी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, एक परचेजिंग कंपनी और एक सब्सिडियरी कंपनी। ओके, सब्सिडी कंपनी तो क्या हो गया सर, सॉरी सब्सिडी यूज नहीं कर रहे हैं ना, सेलिंग कंपनी होगा। परचेजिंग बोल दो, वेंडर सेलिंग बोल दो, वेंडर बोल दो।
वेंडर कंपनी, वो दिमाग में चलता रहता ना, वेंडर कंपनी, सेलिंग कंपनी बोल दो, सेलिंग कंपनी। ओके, तो सर ये क्या करेगी? सर ये तो अपनी बुक्स क्लोज कर रही है, ठीक है ना, क्लोजिंग बुक्स। ये तो अपनी बुक्स क्या कर रही है? क्लोज कर रही है। क्या ये कवर है इंडेक्स 103 में? नो सर, इंडेक्स 103 डज नॉट अप्लाई। इंडेक्स 103 यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, तो हमें ये भी नहीं पढ़ना, नहीं हमें ये भी नहीं पढ़ना। तो क्या परचेजिंग कंपनी की बुक्स देखनी है? बिल्कुल, परचेजिंग कंपनी की बुक्स हमें देखनी है। इसमें क्या बनेगा, सीएफएस की एसएफएस? सर एसएफएस और सीएफएस तब अलग अलग होता है जब परचेजिंग कंपनी और, हाँ जब अलग अलग होता है जब परचेजिंग कंपनी ये ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड दोनों एग्जिस्ट कर रही है, तो ए को क्या करना पड़ रहा है? अपना खुद का एसएफएस तो तैयार करना ही पड़ रहा है, साथ ही साथ ए और बी को मर्ज करते हुए क्या करना पड़ रहा है? सीएफएस भी तैयार करना पड़ रहा है। लेकिन अब तो क्या हो रहा है, इधर इधर क्या हो रहा है अभी? सर इधर क्या हो रहा है? इधर ए ने क्या किया? बी को, इधर ए ने क्या किया? बी को एक्वायर कर लिया है। तो भैया ये जो बी कंपनी है ना, ये जो बी कंपनी, ये इसी में जाके क्या हो गई है? मर्ज हो गई है। इसी में जाके क्या हो गई? मर्ज हो गई। अब बी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक्वायर कर लिया मतलब नेट एसेट, पूरा बिजनेस खत्म कर दिया, एसेट लाइबिलिटी सब एक्वायर कर दिया और शेयर होल्डर का पेमेंट कर दिया। अब बी लिमिटेड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बताओ इसका एसएफएस बनेगा कि सीएफएस बनेगा? सर अभी काय का सेपरेट, काय का कंसोलिडेटेड, जो बनेगा वो एक ही बनेगा ना, सेपरेट भी यही है और कंसोलिडेटेड भी यही है। ओके, तो आपने बिजनेस एक्वायर कर लिया है तो सेपरेट भी यही और कंसोलिडेटेड भी यही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो चाहे सेपरेट बोल दो चाहे कंसोलिडेटेड, सर टेक्निकली बोला क्या जाएगा? सेपरेट बोला जाएगा, कंसोलिडेटेड बोला ही नहीं जाएगा, एक्वायर कर लिया खत्म बात। ओके, अब यहां पर क्या होगा सर? यहां पर एंट्री क्या पास करते हो तुम लोग? क्या एंट्री पास करोगे? सर यहां पर तो आपने इन्वेस्टमेंट दिखाया था, इन्वेस्टमेंट तभी दिखा सकते हो जब वो कंपनी एग्जिस्ट करता हो। क्या यहां भी तुम ये एंट्री पास कर दोगे, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड? ऐसा बोल दोगे सर इन्वेस्टमेंट दिखाओगे तो बी तो है ही नहीं, बी तो है ही नहीं, तो क्या करोगे सर? यहां पर सिंपली सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, और जितना भी पीसी दिया टू पीसी, ठीक है ना, रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलिंग कंपनी, ऑफ सेलिंग कंपनी सिंपली। ओके, इंडेक्स 103 अप्लाई होगा, बिल्कुल इंडेक्स 103 अप्लाई होगा। तो सर एक बात समझ में आ गई कि अच्छा सर इसमें इसमें एक्विजिशन की डेट को और फिर हर साल के एंड में, मैंने कहा भैया हर साल के एंड में कोई अलग से थोड़ी ना कंबाइन करना है, जो बनना है एक्विजिशन डेट को ही बनना है, जो होना है एक्विजिशन डेट को ही होना है, और उसके बाद पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका बस इफेक्ट देना है। अब बी तो एग्जिस्ट कर रहा ही नहीं है, जो है सब तुम्हारा है, बी जा चुका है, खत्म हो चुका है बी। ओके, तो ये भी इंडेक्स 103 में कवर होगा। तो ऐसा नहीं है कि सीएफएस में हम बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक्विजिशन डेट को क्या होगा, ठीक है, और हर साल के एंड में क्या होगा। टेक्निकली देखा जाए तो एक्चुअली सीएफएस है ही नहीं, जो है वो एसएफएस है, बस डेटा कंसोलिडेट हो चुके हैं, एक्वायर कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो इंडेक्स 103 किस पर लग रहा है सर? इंडेक्स 103 सिंपली एक्वायरर पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? एक्वायरर पर लग रहा है, एक्वायरी कंपनी पर नहीं लग रहा है। पहली बात, ओके सर, डन है क्या? क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन। सर आप इतनी देर से बोल रहे हो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये बिजनेस आखिर है क्या? क्या बिजनेस की भी कोई डेफिनेशन है? बिल्कुल।
वैसे तो तुमको समझ में आ ही जाता होगा कि बिजनेस क्या है सर। बिजनेस वो बंदा जो क्या कर रहा है, कुछ अपने लिए इनपुट्स रखता हो, प्रोसेसिंग करता हो और कुछ आउटपुट भी होता हो। अच्छा, क्या कॉमर्स एजुकेटर एक बिजनेस है? क्या कॉमर्स एजुकेटर एक बिजनेस है या सिर्फ इसके पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं? सर कॉमर्स एजुकेटर एक बिजनेस है। यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं और उन क्लासेस को सेल भी किया जा रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट किया जा रहा है। ओके सर, तो हम लोग इनपुट्स मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं हम लगा रहे हैं यहाँ पे। जैसे सर रिसोर्सेज मतलब अरे भैया लाइट्स हो गई, लैपटॉप हो गया, इंफ्रा हो गया, ये सब चीज हम यहाँ पे लगा रहे हैं। मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल जितनी भी एसेट्स है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रखी। स्टूडियो है ना अपना, बिल्कुल है। प्रोसेस होता है क्या? प्रोसेस होता है कैसे? सिस्टम है, स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन, रूल व्हेन अप्लाइड टू एन इनपुट और इनपुट क्रिएट आउटपुट। अब हम इन सिस्टम को सारा यूज करते हैं, क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, तो ये प्रोसेस है कि नहीं? बिल्कुल है सर, प्रोसेस। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑपरेशन प्रोसेस और रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सब है। क्या आउटपुट है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्लासेस तैयार हो जाती हैं, एक प्रोडक्ट डेवलप हो गया है, जैसे ही कोई मांगता है हम क्लासेस सेल कर देते हैं, बिल्कुल। तो प्रोडक्ट हो गया, बिल्कुल। क्या एबिलिटी है टू जनरेट रेवेन्यू? बिल्कुल, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इवन। ओके सर, तो इसका मतलब क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल ये बिजनेस है, बिल्कुल ये बिजनेस है। तो अगर कॉमर्स एजुकेटर को अगर एएम लिमिटेड एक्वायर कर लेता है तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन सपोज मान लो क्या हो, एएम लिमिटेड ने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर किया। मान लो एएम लिमिटेड ने एक ऐसी कंपनी को पर कंट्रोल एक्वायर किया। कौन सी? ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स है ना, चल एक्स वाई जेड कर देते हैं। कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, कोई एक्स वाई जेड कंपनी है जिस पर कंट्रोल एक्वायर किया। आपको मैं एक्स वाई जेड कंपनी की बैलेंस शीट दिखाता हूं। सर इसके पास क्या है? पीपी है। इसके पास क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। सर इसके पास क्या है? सर इसके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिनसे रेवेन्यू जनरेट कर पाए? क्या ये इनपुट्स हैं? नहीं सर, इनमें से एक भी इसके पास नहीं है। तो इसके पास क्या है? इसके पास कैश है, ठीक है ना। कोई लोन वोन दे रखा हो, कैश बैलेंस है, कोई लोन वोन दे रखा है। ओके, या फिर कोई लोन वोन ले रखा है, मतलब पैसे का हेर फेर करने के लिए कंपनी बना रखी है। बिल्कुल, पैसे का हेर फेर करने के लिए कंपनी बना रखी है। तो सर ये ना शेल कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? शेल कंपनी। पैसे का हेर फेर करने के लिए बस ऑन डॉक्यूमेंट कंपनी चल रही है, बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं है। ऑन डॉक्यूमेंट कंपनी चल रही है, बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं है। अब इस एएम लिमिटेड ने क्या किया है? इस कंपनी पर कंट्रोल एक्वायर किया, एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर एक्स वाई जेड कंपनी। तो भैया एक्स वाई जेड कंपनी जो है ना, इसके पास इनपुट है क्या? रिसोर्सेज है क्या? नहीं। कोई प्रोसेस है क्या? नहीं। तो कोई आउटपुट है क्या? नहीं। कोई इनपुट प्रोसेस आउटपुट नहीं है। आईपीओ होना बहुत जरूरी है, आईपीओ होना बहुत जरूरी है कंपनीज में। आईपीओ, हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो दिस वन इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। दिस वन इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। ओके सर, डन है, बिल्कुल डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां तक समझ में आया?
हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। या तो आप क्या कर लें, उस कंपनी की पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद लें, ऐसा करने पे वो कंपनी बंद हो जाएगा, उसका अकाउंटिंग आगे से करना ही नहीं है। अब हमारी बात करें तो भैया हमारा एसएफएस सीएफएस सब एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके मर्ज करने की बात तो आई नहीं ना, डेटा मर्ज करने की बात तो आएगी नहीं। जो है एसएफएस सीएफएस हमारा है, हम एसेट लायबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं। ओके, और वेंडर कंपनी को, सेलिंग कंपनी को उसका पेमेंट कर दिया। या फिर आप कंट्रोल एक्वायर कर सकते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, दोनों कंपनी एग्जिस्ट करेगा, दोनों कंपनी एग्जिस्ट करेगा तो क्या करना होगा, सब्सिडी कंपनी की अकाउंटिंग हमको नहीं करनी, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना। सब्सिडी कंपनी में वैसे भी कोई अकाउंटिंग होना ही नहीं है, ठीक है। परचेजिंग कंपनी क्या करेगा, परचेजिंग कंपनी सर क्या करना होगा, एक तो उसको अपना सेपरेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है वो बनाना ही होगा, जिसमें वो शो करेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, और एक उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा सब्सिडी कंपनी के डेटा को मर्ज करते हुए। वो भी दो अलग अलग डेट्स पे डिफाइन किया गया, एक्विजिशन डेट का अलग और हर साल बैलेंस शीट डेट का अलग। एक्विजिशन डेट वाला जो कवर होगा वो होगा इंड एस 103 में, और जो हर साल बैलेंस शीट वाला कवर होगा वो होगा इंड एस 110 में, है ना, 103 में और 110 में। ओके सर, डन है, बिल्कुल। फिर हमने कहा कि भैया एक्वायर करने के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन तभी कहलाएगा जब बिजनेस हो। ओके, बिजनेस होने के लिए क्या जरूरी है, आईपीओ होना। ठीक है ना सर, बिजनेस की डेफिनेशन तो पढ़ा दो। बिजनेस इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to the customer, generating investment income such as dividend, interest or generating other income from ordinary activities। मतलब इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज है, कोई प्रोसेस हो वहां पर, ठीक है ना। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे भी तो लोन दे रहे हैं, यहाँ पे भी तो ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सिर्फ पैसे का हेरफेर करने के लिए ऐसा किया गया है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई वर्किंग नहीं हो रहा वहां पे, कोई मैन पावर नहीं लगा वहां पे, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। तो सिर्फ बुक है और बुक के पैसे लेना देना कर रहे हैं आप। तो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, जनरेटिंग इनकम। अच्छा सर, एक बात आती है कि जो ऑलरेडी कंपनी इनकम जनरेट कर रही है, हम उसको बिजनेस कहेंगे, या इनकम जनरेट करने का पोटेंशियल रख रही है उसको भी हम बिजनेस कहेंगे? सर अगर उसके पास इनपुट है, अगर प्रोसेस भी है, आउटपुट अभी नहीं है, जैसे कि मान लो हमारा स्टार्टिंग फेज था, कॉमर्स एजुकेटर का स्टार्टिंग फेज, हमने इनपुट लगा रखे, इंफ्रा कर रखा है सारा, हमने प्रोसेस भी है, हम लोग क्लासेस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं मान लो, ठीक है, लेकिन अभी तक आउटपुट नहीं हुआ। स्टार्टिंग डेज में मान लो आउटपुट नहीं हुआ, आउटपुट नहीं हुआ तो क्या होगा, मान लो यूट्यूब पे ही कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ प्रमोट यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो क्या हमारे बिजनेस को बिजनेस कहा जाएगा? क्या ये बिजनेस है? क्या कॉमर्स एजुकेटर्स एक बिजनेस था? बिल्कुल, उस टाइम भी कॉमर्स एजुकेटर एक बिजनेस था। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने का एबिलिटी तो था ना, बिल्कुल था। ओके सर, चलिए क्लियर है वाली चीज, बिल्कुल सर क्लियर है। नाउ एसेट एक्विजिशन की बात करते हैं। सर ये क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन और एसेट एक्विजिशन दोनों में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। आपको चेक करना होगा कि आप केवल एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं या पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। सिर्फ आपने कोई 3-4 एसेट्स एक्वायर कर ली, इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता। ओके सर, इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता। ओके, क्या कहा, एक्विजिशन ऑफ एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस इज एसेट एक्विजिशन। आपने कोई एसेट खरीद लिए, ग्रुप ऑफ एसेट्स 3-4 एसेट्स खरीद लिया जो एक ही वर्किंग में मान लो काम आ रहा हो, दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस इज एसेट एक्विजिशन। जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, हम उसे एसेट एक्विजिशन कहेंगे। ऑल द एसेट एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ एसेट एक्विजिशन, और ये सब आप इंडिया 16 और 38 में देख चुके हैं। एसेट को एक्वायर करते तो अकाउंटिंग क्या होता है, इंडिया 16, 38 दोनों में देखा जा चुका है। All the asset acquired as a part of asset acquisition would be recognized and measured based on the allocation of overall consideration paid in the ratio of their fair value। ओके सर, सर हम इसे बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? acquired as a part of asset acquisition would be recognized and measured on allocation of, जितना भी आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं उसको अलोकेट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ देयर रिलेटिव फेयर वैल्यू। ओके सर, मतलब मान लो मैंने फॉर एग्जांपल कोई दो एसेट खरीदा, एक लैंड एंड बिल्डिंग, एक प्लांट एंड मशीनरी।
ओके, इन दोनों का फेयर वैल्यू था, एक का मान लो 50 लाख और एक का मान लेते हैं अपन 10 लाख। मैंने कंसिडरेशन कितना दिया, पीसी कितना दिया, मान लो मैंने कंसिडरेशन दिया कितना, सर मान लेते हैं मैंने कंसिडरेशन जस्ट हाफ दे दिया, कितना, जस्ट हाफ, 30 लाख दिया। तो अब ये अलोकेट कैसे होगा, ये 30 लाख अलोकेट कैसे होगा, ये 30 लाख लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी में कैसे अलोकेट होगा। सर लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी किस रेशियो में, उनकी फेयर वैल्यू के रेशियो में। तो फेयर वैल्यू के रेशियो मतलब 30 लाख को आपको 50 और 10 के रेशियो में बांट देना है, 30 लाख को आपको 50 और 10 के रेशियो में बांट देना है। बिल्कुल सर, तो ये तो आ जाएगा कितना, 25 लाख और ये आ जाएगा कितना, 5 लाख। डन। ओके, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं एंट्री करूंगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, और टू पैसा दे रहा हूं मान लो टू कैश और बैंक, कितना, 30 लाख। क्या मैंने इस एंट्री में कहीं कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड किया क्या, नहीं किया सर, कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं, कोई गुडविल नहीं। एक्वायर करते टाइम अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, खरीदते टाइम नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ओके, तो सिंपली आपने, सर हमने तो ना 60 लाख के एसेट के लिए 30 लाख दिए, हमको तो 30 लाख का फायदा हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपने जितना पे किया है आप उसी पे अपने बुक्स में एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, याद है ना, कॉस्ट स्टार्टिंग में एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, इंडेक्स 16 और इंडेक्स 38, बिल्कुल। तो वो कॉस्ट क्या है, आपने क्या इनकर किया, आपने जो पे किया 30 लाख आप उसी पे रिकॉर्ड करोगे, बस 30 लाख को क्या करोगे, फेयर वैल्यू में अलोकेट कर दोगे, फेयर वैल्यू के रेशियो में अलोकेट कर दिया जाएगा। नो गुडविल और गेन ऑन बार्गेन वुड बी रिकॉग्नाइज, कोई गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज, सर गेन ऑन बार्गेन मतलब सिंपली कैपिटल रिजर्व, जिसके लिए नाम यूज किया गया है इस चैप्टर में, गेन ऑन बार्गेन परचेज, क्या बोलेंगे, गेन ऑन बार्गेन परचेज, कैपिटल रिजर्व ना बोल के क्या बोला जाएगा, गेन ऑन बार्गेन परचेज। ओके, डीटीए डीटीएल, सर इनका कोई एडजस्टमेंट होगा, वुड नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल रिकॉग्निशन, स्टार्टिंग में जब रिकॉग्नाइज करोगे एट इनिशियल मेजरमेंट तब आप कोई डीटीए डिटेल भी रिकॉर्ड नहीं करोगे एसेट एक्विजिशन के केस में। एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन एसेट एक्विजिशन, सर मान लो कोई एसेट खरीदा और उस समय कोई ये ऐसे खरीद के थोड़ा ना लाया जा सकता, कोई हमको कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो लगेगा ना, लाने का खर्चा लग सकता है या कोई प्रोसेसिंग का खर्चा लग सकता है, तो उस एनी दैट कॉस्ट को क्या किया जाएगा, विल बी कैपिटलाइज विद द वैल्यू ऑफ एसेट। मान लो किसी एसेट का टाइटल अपने नाम में करवाने के लिए अपने को खर्चा लग गया, तो उस पर्टिकुलर एसेट में उस खर्चे को क्या कर दिया जाएगा, कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, मतलब एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके सर, सर एग्जाम्पल देखें, बिल्कुल एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, एन एंटिटी एक्वायर एन इक्विपमेंट, एक एंटिटी ने क्या किया, इक्विपमेंट खरीदा, एंड अ पेटेंट इन एक्सचेंज फॉर ₹1000 करोड़ कैश एंड लैंड। सर क्या बोल रहा है, वापस बोलना, एक एंटिटी ने एक इक्विपमेंट खरीदा और पेटेंट खरीदा, ठीक है जी। तो एक्वायर्ड एसेट क्या होगी, एक बार लिखना नहीं, एक्वायर्ड एसेट क्या हो गई है सर, एक तो इक्विपमेंट हो गया है और एक पेटेंट हो गया है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, ठीक है। एक पे इंडेक्स 16 लग जाता है, एक पे इंडेक्स 38 लग जाता है। एक्वायर्ड एसेट इन एक्सचेंज फॉर, इन एक्सचेंज फॉर दिया क्या बदले में तुमने, मतलब कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के नाम पे सर कैश दिया और लैंड दिया है, ठीक है। ओके सर, पैसा भी दिया और एसेट के बदले में एसेट भी दिया है। ओके, तो याद करो इंडेक्स 16 और 38 में क्या करते थे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, सर पहली प्रायोरिटी देते थे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो लैंड की फेयर वैल्यू दे रखी है, देखते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड 400 करोड़, उसकी कैरिंग अमाउंट 100 करोड़ है, बट मेरे को तो इसका फेयर वैल्यू से लेना देना है ना, तो फेयर वैल्यू क्या है इसका सर, 400 करोड़।
तो एक तो 400 करोड़ और कैश कितना दिया 1000 करोड़ का। कैश तो कैश होता है, इसकी क्या फेयर वैल्यू, मतलब मेरा जो कंसिडरेशन निकल के आया वो 1400 करोड़ निकल के। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और पेटेंट भी आपको दे देगा 500 और 1000। तो इसका फेयर वैल्यू कितना कितना, इसका फेयर वैल्यू है 500 करोड़ और 1000 करोड़। टोटल कितना हो गया सर 1500 करोड़ फेयर वैल्यू हो गया। फेयर वैल्यू 1500 करोड़ हो गया है। ओके, या आप यहां पे लिख दो। सर हमको तो आपने रोक रखा है, हाँ रुक जाओ। तो कहने का मतलब है 1500 करोड़ के लिए आपने क्या किया है 1400 करोड़ का पेमेंट किया। 1500 करोड़ के लिए आपने 1400 करोड़ का पेमेंट किया, ठीक है। द इक्विपमेंट एंड पेटेंट रिलेट टू अ प्रोडक्ट दैट हैज जस्ट रिसेंटली बीन कॉमर्शियलाइज्ड। ओके, जस्ट कॉमर्शियलाइज्ड हुआ है, तो भैया ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। द मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट इज स्टिल डेवलपिंग, अभी तक तो मार्केट डेवलप हो रहा है। Assume the entity incurred no transaction cost, कोई transaction cost नहीं है। For ease of convenience, the tax consequences on the gain have been ignored. ओके, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस को भी इग्नोर कर दिया गया है। वैसे भी सर खरीदते टाइम कोई ना डीटीएल कुछ नहीं। स्टेट हाउ शुड बी द ट्रांजेक्शन अकाउंटेड फॉर, कैसे करोगे। तो देखो मैंने पहले तो ये ऐसा वर्किंग नोट बना दिया फर्स्ट। दूसरा मैं कहूं कि भैया ये बिजनेस नहीं है, ये क्या है, सिंस equipment and patent, since equipment and patent relate to a product, relate to a product that has just recently been commercialized, commercialized। मार्केट अभी भी क्या है डेवलपिंग है। मार्केट फॉर प्रोडक्ट is still developing। It is asset acquisition, it is case of asset acquisition। यहां पर बिजनेस एक्विजिशन का कोई केस नहीं है, इट इज केस ऑफ एसेट एक्विजिशन। तो सिंपली एसेट एक्विजिशन का एंट्री पास करना, आपको कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन का दिमाग नहीं रखना। कोई एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा, अब पेरेंट कंपनी, सब्सिडी कंपनी कोई, या परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, ऐसा कुछ नहीं। सिंपली एसेट खरीदने का एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री करते हैं सर, जर्नल एंट्री क्या रहेगा, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या रहेगा। एक तो आपने इक्विपमेंट खरीदा, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और आपने क्या खरीदा पेटेंट खरीदा, पेटेंट अकाउंट डेबिट। ओके, इक्विपमेंट और पेटेंट आपने खरीदा, बिल्कुल सर। बदले में दिया क्या, कैश और लैंड। और क्या दिया, लैंड। ठीक है जी। कैश कितने का था सर, कैश था 1000 करोड़। और लैंड कितने का दिया सर, लैंड था 400 करोड़ का। लैंड था 400 करोड़ का। ओके सर। अच्छा, लैंड की कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 100 करोड़ थी। लैंड की कैरिंग अमाउंट कितनी थी सर, लैंड की ना कैरिंग अमाउंट 100 करोड़ थी। ओके, 400 करोड़ पे आपने इसको
निकाल दिया तो 300 करोड़ का फायदा भी होगा ना। या तो आप उसको सेपरेट एंट्री में लिख दीजिए या आप इसी एंट्रीज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या करें सर, इसी में कर दें अलग से? तो एक काम करो, अपने पास इतना जगह है ना, इसी में कर देते। तो 400 अगर मैं इधर लिखता हूँ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट एंट्री करना पड़ेगा कि भैया लैंड अकाउंट डेबिट टू गेन, ठीक है ना, लैंड अकाउंट डेबिट टू गेन। या फिर आप यहाँ पे ऐसा कर दो, एक्सचेंज गेन कर दो। तो 100 करोड़ की थी, कैरिंग अमाउंट पे लिखा अपन ने, 300 करोड़ का हम क्या कर देते हैं, गेन, गेन ऑन डिस्पोजल बोल दो या गेन ऑन एक्सचेंज बोल दो, गेन ऑन एक्सचेंज कितना, 400 करोड़ का, 400 करोड़ का, ठीक है ना। ये गेन कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने एसेट को एक्वायर करके फायदा कमाया वो ऐसा गेन नहीं है। ये लैंड को, कोई एसेट को जब आप बेचते हैं तो ये उसका गेन है, तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो भैया मैं 100 को अलग, ये वाला अलग एंट्री कर देंगे और दूसरा वाला अलग एंट्री कर देंगे, बोलो। अगर आप कंफ्यूज हो तो अलग एंट्री कर देना। ओके सर, कितने का गेन, 300 था, 300 का गेन हो गया। अब हमको रिकॉर्ड किस पे करना सर, फेयर वैल्यू के रेशियो में। 1400 करोड़ को क्या करना है अपने को, 500 और 1000 के रेशियो में बांटना है। तो 1400 करोड़ को 500 और 1000 की रेशियो, तो 5/15, और पेटेंट था कितना, 1000, पेटेंट का फेयर वैल्यू कितना, 1000, ठीक है। तो जो पैसा दिया 1400 करोड़, पेटेंट में 1000 डिवाइडेड बाय 1500, ओके। कितना कितना आएगा सर ये, सर ये आएगा 1400 इंटू 500 डिवाइड बाय 1500, 467 करोड़, 467 करोड़। और पेटेंट कितने पे रिकॉर्ड होगा सर, पेटेंट रिकॉर्ड होगा 933 करोड़, 933 करोड़। पॉइंट्स को हमने इग्नोर मार दिया, 466.666 था तो 467 कर दिया, ओके। 933.33 था, 0.33 इग्नोर कर दिया, ओके। समझ में आई वाली चीज। तो आपको क्या करना है, ये एंट्री पास करना है। ये गेन ऑन एक्सचेंज है, ये कोई एसेट एक्वायर करने का गेन नहीं है। ये क्या है, एसेट को डिस्पोज ऑफ करने का गेन है, डी रिकॉग्नाइज करने का गेन है, डी रिकॉग्नाइज्ड गेन है। ऐसा नहीं कि इक्विपमेंट खरीदने का, पेटेंट खरीदने पे फायदा हो गया, कम दिया, उसका गेन रिकॉर्ड किया, ऐसा हमने नहीं किया है, ठीक है ना। उसके लिए हमने कम दिया, ऐसा हमने नहीं किया है। क्लियर है वाली चीज, ओके सर। तो ये डी रिकॉग्नाइज्ड गेन है, याद रहेगा। तो सिंपली अगर एसेट एक्वायर किया है, बिजनेस एक्वायर नहीं किया, सिंपली क्या करना, आप जो एसेट एक्वायर किया है उसे आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। अब बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए सर हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने के लिए पहले ये देखो कि उसका कंसिडरेशन डिसाइड करो कितना होगा। तो कैश दिया 1000 और लैंड जो था उसका फेयर वैल्यू कितना था, 400 करोड़ था। तो टोटल कंसिडरेशन कितना, 1400 करोड़ होगा। क्योंकि कंसिडरेशन के टाइम में पहले क्या लिया था, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाता है। फिर प्रायोरिटी बेसिस अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन ना हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड लिया जाता है। बट हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन था, तो कैश हो गया 1000 और 400 ये हो गया, टोटल 1400 का कंसिडरेशन था। अब 1400 को मेन टॉपिक क्या है, मेन पॉइंट क्या है, 1400 करोड़ को इक्विपमेंट और पेटेंट में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेन मुद्दे पे रहो, ये गेन ऑन एक्सचेंज ये साइड मुद्दा है, इस पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तुम टू लैंड 400 करोड़ करके आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। फिर एक और एंट्री होता है कि भैया लैंड अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन एक्सचेंज, ठीक है, या गेन ऑन डिस्पोजल, खत्म बात। चलिए आगे देखो नेक्स्ट सर, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो अगर हम एसेट एक्वायर से आगे बढ़े कि वाकई में हमने अब बिजनेस एक्वायर कर लिया है, तो सर अब अकाउंटिंग कैसे होगा। मैं अकाउंटिंग करने के लिए अपने को ना 6 स्टेप करनी होगी, 6 स्टेप, 6 स्टेप्स टू बी फॉलोड। सबसे पहले पहली स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द एक्वायरर। दूसरा क्या, डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर किस दिन किया था, कंट्रोल किस दिन एस्टेब्लिश किया गया, पीसी पता कर लो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज देख लो एक्वायरी कंपनी का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सर ये क्या है देखेंगे, रिकॉग्नाइज एंड मेजर गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो 6 स्टेप में क्या हो जाएगा, मामला पूरा हो जाएगा। और मेथड का नाम क्या होगा, एक्विजिशन मेथड। क्या होगा, एक्विजिशन मेथड, ओके सर। किस पर एप्लीकेबल है ये इंड AS 103, केवल एक्वायरर पर है, एक्वायरर कंपनी पर है। तो एक्वायरर कंपनी की बुक्स में हमको रिकॉर्डिंग करनी है, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए ये
6 स्टेप हमको फॉलो करना होगा। ओके सर 6 स्टेप के लिए कोई एग्जांपल? मैंने कहा देखो ट्राई करते हैं हम लोग, है ना, एग्जांपल बना के देखते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए दो कंपनी, एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड। ओके सर बोर हो गए ए और बी से, कुछ नया नाम लो। एक एम लिमिटेड और एक कॉमर्स एजुकेटर्स। लिमिटेड। ओके सर, दो कंपनी है। एम लिमिटेड ने क्या किया? कंट्रोल एक्वायर किया। एक्वायर्स कंट्रोल ओवर कॉमर्स एजुकेटर्स लिमिटेड। ठीक है सर, कंट्रोल एक्वायर किया। ओके बिजनेस कॉम्बिनेशन में दोनों आएगा ना, कंट्रोल एक्वायर करना और दूसरा टेक ओवर करना, टेकन ओवर वाला भी, दोनों चीज आती है। तो फिलहाल अपन बात करते हैं, मान लो एम लिमिटेड ने क्या किया? कॉमर्स एजुकेटर्स पे कंट्रोल एक्वायर किया। दोनों बंद तो नहीं हो रही ना, कॉमर्स एजुकेटर भी चल रहा है, एम लिमिटेड भी चल रही है। ओके अब होगा क्या? सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप ये है सर, पता करना कि हमारा एक्वायरर कौन है। तो इस एग्जांपल में हमारा एक्वायरर कौन हुआ? एम लिमिटेड हुआ। तो आइडेंटिफाई द एक्वायरर। कितना स्टेप इजी था सर ये। एम लिमिटेड इज द एक्वायरर। दूसरा स्टेप क्या है? डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन। कब एक्वायर किया? मान लेते हैं एक्वायर कंट्रोल ओवर कॉमर्स एजुकेटर कब? ऑन 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025। ओके जी, तो इसका मतलब ये जो 1 अप्रैल 2025 है, वो क्या हो गया? एक्वायर करने की डेट हो गया। बिल्कुल सर, एक्वायर करने की डेट। सर 2 स्टेप हो गए, बिल्कुल 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, एम लिमिटेड ने पीसी कितना दिया? एम लिमिटेड ने पीसी कितना दिया? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में काफी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कैश दे दिया, मतलब कैश और बैंक। एम लिमिटेड ने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दिए, डिवेंचर्स इश्यू कर दिए। ओके और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ऐसा बोल सकता है कि मैं तुमको 2 साल बाद मैं तुमको क्या करूंगा? 2 साल बाद इतना अमाउंट और दूंगा। कॉमर्स एजुकेटर बोला कि भैया 2 साल बाद तुमको इतना और अमाउंट दिया जाएगा। कॉमर्स एजुकेटर तो चल रहा है ना अभी, हाँ सर चल रहा है, तो 2 साल बाद और पैसा दे दूंगा। डेफर्ड कंसिडरेशन। क्या बोला जाएगा? डेफर्ड कंसिडरेशन। अब 2 साल बाद पैसा दोगे तो ऑब्वियसली कैसे आएगा? प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आएगा। प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स है। 2 साल बाद मैंने कहा कि भैया 2 लाख रुपए दूंगा, तो आज वो वर्थ कितना रखता है? अच्छा इसमें भी टाइम वैल्यू अप्लाई होगा। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कॉमर्स एजुकेटर ने इतना कमा के दिया, अगर इतना कमा के दिया, ठीक है ना, इसका बिजनेस तुम्हारा इतना कमा के हमको दे रहा है, तो हम तुमको क्या देंगे? और पैसा देंगे। दैट इज कंटिंजेंट कंसिडरेशन। दैट इज कंटिंजेंट कंसिडरेशन। सर ये कैसा? भाई कंडीशन डाल दी ना कि भैया अगर तुम्हारा प्रॉफिट इस पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड किया तो हम तुमको और पैसा देंगे। अब करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, तो इसलिए हमेशा अपने को क्वेश्चन में इसका फेयर वैल्यू दे रखा होगा। इस फेयर वैल्यू को हम पीसी का पार्ट मान लेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मान लो कॉमर्स एजुकेटर का कोई एसबीपी प्लान चल रहा हो, शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान चल रहा हो, वो भी हमने टेक ओवर कर लिया। तो वो भी कुछ हद तक एसबीपी, मैं भी लिख देता हूं, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। प्री कॉम्बिनेशन। अब मैंने उसके लिए पे किया, तो जो पे करूंगा वो पीसी का पार्ट होगा। जो भी दे रहा हूं कॉमर्स एजुकेटर को वो सब पीसी का पार्ट होगा। मान लो एसबीपी प्लान था कॉमर्स एजुकेटर का 5 साल का, उसमें से 2 साल बीत गए, 3 साल अभी भी बचे में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा प्लान भी एक्वायर कर रहा हूं, मैं शेयर करूंगा, मैं अपनी कंपनी के, एम कहता है मैं अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करूंगा तुम्हारे एम्प्लॉइज को। ओके तो अब भैया वो जो 2 साल कॉमर्स एजुकेटर में बीत गए उन एम्प्लॉइज के, उसके लिए भी तो तुम पैसा दे रहे हो ना एम? हाँ सर उसके लिए भी तो हम ही पैसा दे रहे हैं। तुम टोटल 5 साल के हिसाब से पैसा दे रहे हो, जबकि तुम्हारे वो एम्प्लॉय कितना काम कर रहे हैं? मान लो तुम्हारे एम्प्लॉय
ऐसा बात हो गया कि भैया तुम्हारे एम्प्लॉय हमारा भी काम करेंगे, ठीक है ना, तो तुम्हारा प्लान हमारा प्लान। अब तुम्हारे यहाँ तो 3 साल ही काम किया ना, तुम्हारे साल तो 3 साल ही काम किया, और यहाँ यूं गए तुमने कंट्रोल एक्वायर किया, कॉमर्स एजुकेटर भी तो तुम्हारा ही है, तो वो एम्प्लॉय भी तो तुम्हारे ही हुए, तो तुम्हारे यहाँ कितना काम हुआ सर? 3 साल। जबकि वो पहले एक्वायर करने से पहले 2 साल बीत चुके, अब तुम पेमेंट टोटल 5 साल का करोगे, एसबी प्लान टोटल 5 साल का, तो वो जो 2 साल पहले के बीत गए ना, उसके लिए भी तुम पेमेंट करो, दैट इज पार्ट ऑफ योर पीसी, और डिस्कस करेंगे बाद में। तो कहने का मतलब है पीसी में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सिंपली अभी मान के चलो कैश दे दिया, बैंक पैसा दे दिया, और इक्विटी शेयर्स दे दिए, डिवेंचर्स दे दिए, डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब 2 साल बाद पैसा देंगे ऐसा बोला, ठीक है, उसको भी पीसी का पार्ट मानना है। 2 साल बाद हम पैसा देंगे, कंडीशन लगा के देंगे, आज अगर प्रॉफिट एक्सीड हो गया, शेयर का प्राइस इतना इंक्रीज हो गया वगैरह, तो कंटीजेंट कंसिडरेशन होगा, ये सब पीसी का पार्ट बनेगा। मान लो पीसी हुआ ये सब मिलाकर कितना, 5 करोड़, पीसी हुआ कितना, 5 करोड़, ओके। 5 करोड़ एएम लिमिटेड ने किसको दिए? कॉमर्स एजुकेटर्स को दे दिए। अब ये कौन सी स्टेप हो गई सर? ये स्टेप हो गई है कौन सी? थर्ड, पीसी ट्रांसफर 5 करोड़, ओके। फिर फोर्थ स्टेप क्या है? रिकॉग्नाइज एंड मेजर आइडेंटिफिएबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब ये देखो कॉमर्स एजुकेटर्स के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या क्या है, तो सर कॉमर्स एजुकेटर्स की मान लेते हैं कि एसेट्स थी 6 करोड़ की, और लाइबिलिटीज थी कितनी, लाइबिलिटीज मान लेते हैं 2 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो 4 करोड़ क्या हो गया? नेट एसेट हो गया। 4 करोड़ क्या हो गया? नेट एसेट हो गया, ओके सर। कंट्रोल एक्वायर कैसे किया? एम लिमिटेड ने, अभी अपन 100% की बात कर रहे हैं, कंट्रोल एक्वायर किया कैसा? 100% एक्वायर कर लिया, ओके, ठीक है जी। 100% एक्वायर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स एजुकेटर बंद हो गया, कॉमर्स एजुकेटर की शेयर कैपिटल का 100% एम लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। अब एसेट 6 करोड़ और लाइबिलिटी 2 करोड़, नेट एसेट कितनी? 4 करोड़, ओके। एसेट का फेयर वैल्यू 6 करोड़, लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू 2 करोड़, तो नेट एसेट कितना है? 4 करोड़। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया है, नेट एसेट कितना? 4 करोड़, ओके सर। अब रिकॉग्नाइज एंड मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है कि अगर मैंने 100% एक्वायर ना करके, मान लो मैंने 80% ही एक्वायर किया, 20% अभी भी किसी और के पास है, कोई और शेयर होल्डर है, एएम लिमिटेड इज नॉट द शेयर होल्डर फॉर द 20%, एएम लिमिटेड इज द शेयर होल्डर ओनली फॉर द 80% पोर्शन, तो क्या होगा? वो 20% एनसीआई कहलाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि कंट्रोल तो एएम के पास है, कंट्रोल तो एएम के पास है, समझा? बिल्कुल सर। तो 80% अगर मैंने एक्वायर किया तो कंट्रोल तो मेरे पास है, तो बाकी 20% जो शेयर होल्डिंग है जिसने भी एक्वायर कर रखा है वो कहलाते हैं नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, और उनका जितना भी बनता है अमाउंट टोटल उस कॉमर्स एजुकेटर में जितना बनेगा वो कहलाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ओके सर। बट उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, अभी हमारे एग्जांपल में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है? निल, क्योंकि 100% किसने एक्वायर कर लिया है? एएम ने एक्वायर कर लिया। 100% शेयर किसके पास है? एएम के पास है, ओके सर। अगर एएम 100% से कम एक्वायर करता, अगर 70, 80, 90 एक्वायर करता, तो वो जो बाकी जो बचा 30, 20 और 10% है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहलाता, और उसकी हमको कैलकुलेशन करनी होती, वो हम बाद में बात करेंगे। अब 6 नंबर पॉइंट क्या होगा? गेन और बार्गेन और गुडविल का पता लगाना। तो जब एएम ने कॉमर्स एजुकेटर को खरीदा तो देखो पीसी कितना दिया सर? पीसी दिया 5 करोड़, कितने की? नेट एसेट के लिए, 4 करोड़ की नेट एसेट के लिए, तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया, बिल्कुल 1 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया, दैट इज गुडविल, दैट इज गुडविल, ओके। तो 5 करोड़ थर्ड स्टेप, 4 करोड़ फोर्थ स्टेप, और 1 करोड़ बन गया अपना सिक्स्थ स्टेप, दैट इज गुडविल। तो ये जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? गुडविल के लिए दे रहे हैं। आपने नोट किया था जब एसेट एक्वायर किया तो कोई गुडविल अराइज नहीं हुई थी, 1500 करोड़ का सामान खरीदा, 1400 करोड़ का ही पेमेंट हुआ था, आपने ये नहीं कहा था कि 100 करोड़ का गुडविल है, बिल्कुल नहीं बोला था, जबकि 1400 करोड़ को बांट दिया था एसेट्स में उनकी फेयर वैल्यू के रेशियो में। यहां पर क्या बोला जाएगा? यहां पर ये बोला जाएगा भैया 4 करोड़ की नेट एसेट है, 5 करोड़ आप पे कर रहे हो, तो 1 करोड़ आपने गुडविल के लिए पे किया। सर अगर उल्टा होता तो
अगर नेट एसेट 5 की होती और पेमेंट 4 होता तो 1 करोड़ का क्या होता, गेन होता, गेन ऑन बार्गेन। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व हेड में हम इसको शो कर देंगे गेन ऑन बार्गेन, लेकिन बोला क्या जाएगा, गेन ऑन बार्गेन। ओके जी, गेन ऑन बार्गेन। क्लियर है? तो ये 6 स्टेप रहने वाली है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर। 6 स्टेप कौन कौन सी वापस से बोलना सर? सबसे पहले आइडेंटिफाई द एक्वायरर, फिर क्या करना, एक्विजिशन डेट, तीसरा क्या है सर, पीसी है, चौथा क्या है सर, नेट एसेट है, पांचवा क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, और छठा क्या है, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन। दैट्स इट। आज अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। पूरा डिटेल में हम कि स्टेप्स क्या क्या है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।